आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, क्लियर आ रही है। जी गुड सारा। So it's your first class with me, and before starting the class, I would like to introduce myself. I'm Sayyid Vaskalani, and I'm director of this institution. Before starting this institution, I worked around for 7 to 8 years for various national international projects, including United Nations and government of Pakistan, including State Bank, PND, and my education was BSc Honors in Economics from GC University Lahore, then MPhil in Project Management from Lahore School of Management, and then my PhD that is in progress, and that is in Public Policy from Asian University of Malaysia. So today is your first session with me, और बैच 33 वालों की ये क्लास है। 34 वालों को ये फर्स्ट क्लास एज अ ट्रायल क्लास दी जा रही है, और कल से आप लोगों की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हैं। कुछ रूल्स मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ड्यूरिंग क्लास किसी का कोई क्वेश्चन हो, आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आती, एक नहीं आप 10 दफ़ा पूछें, लेकिन उसको मेक श्योर करें कि आपको चीज़ समझ आ जाए। आप अनम्यूट करके ऑन माइक भी पूछ सकते हैं, और यहाँ पे टाइप करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारा जो करंट अफेयर का सिलेबस है फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब, that is basically divided into two basic part. One that you named as GK, general knowledge, and second is the part that is named as current affair. Means जो प्रेजेंट अफेयर चल रहे हैं, जो प्रेजेंट आपके रिलेशनशिप चल रहे हैं, जो प्रेजेंट मामलात चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड आपसे सवाल आते हैं। और एग्जामिनर, जिस तरह कल आपको सेमिनार में भी ये बात बताई गई कि एग्जामिनर आपका पेपर जौन सा है वो इस तरह नहीं बनाता कि उसने का कोई माइंडसेट नहीं होता और वो जनरली जौन सा सवाल उठाता है और दे जाता है। वो एक सब्जेक्ट को उसने फर्दर सब लेयर्स में डिवाइड किया होता है, जिसके मुताबिक आपका पेपर डिजाइन किया जाता है। और वो सब लेयर क्या है कि आपका जिस तरह ये जीके एंड करंट अफेयर टू बेसिक पार्ट्स हैं, लाइक से 20 मार्क्स अगर उसने आपको कहा है कि जीके पूछना है, तो जीके या करंट अफेयर जो भी नाम दे, इसमें ये दोनों चीजें ही ऐड ऑन होती हैं। जीके उसे कहा जाता है जो करंट अफेयर हो चुका होता है, ठीक है। यानी कि एट वंस देयर वाज फ्यू थिंग जो अभी प्रेजेंटली हो रही हैं, जो अभी प्रेजेंटली हो रही हैं, ये अभी इज में और कुछ अरसे बाद वॉज में चली जाएंगी। जस्ट लाइक अगर अब कहें तो आज से 2-4 महीने पहले तक आता था कि यूएस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो वो ट्रम्प था, अब जो बाइडन आ गया। या अब आपके इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद है, तो इससे पहले जौन से थे और भी चेंज होते रहे, ठीक है। तो इस तरह ये रिवॉल्व कर रहा होता है। लेकिन ये कंफर्म है कि जीके जब भी वो कहेगा वो इसमें करंट अफेयर के सवाल भी देगा, और जो हो गुजरा है, जो आपके जनरल नॉलेज है, यानी कि करंट अफेयर ऑफ प्रीवियस फ्यू मंथ्स, वो भी आपको देगा, ठीक है। तो उसमें उसने उसको दो बुनियादी हिस्सों में डिवाइड करने के बाद तीन किस्म के सवाल उठाने। एक आपके वो सवाल होंगे जो आपके बनेंगे, जिनको आप कहते हैं नेशनल अफेयर्स, जो आपके मुल्क से रिलेटेड होंगे। वो एक आपके सवाल वो होंगे जो आपके रीजन से रिलेटेड होंगे। रीजन मीन जस्ट लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, तो वो साउथ एशिया से रिलेटेड आपको सवाल देगा। और इसी तरह एक आपका सवाल वो होंगे जो कि आपके इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड होंगे। अब जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट हैं, जिनकी क्लासेस ये भी 2-3 दिन पहले स्टार्ट हुई हैं, उनको हम ये नोट्स प्रोवाइड कर चुके हैं। आप लोग भी, जो अब आप लोगों का क्लास ग्रुप बनेगा, वो जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट हैं वो उस ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे। उनको ये जो नोट्स प्रोवाइड किए गए, इसको हमने इसी डिवीजन के मुताबिक इसको हमने एस्टेब्लिश किया है। अभी जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वर्ल्ड मैप से मैं आपको चीज़ों को बताऊंगा, और जो चीज़ें बताएंगे वो चीज़ें आपके यहाँ पे एग्जिस्ट करती होंगी, ठीक है। अभी जो हमारी डिस्कशन है दैट इज फॉर जीके, जो कि अभी प्रेजेंट जो जॉब आई हुई है, जिसमें सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर, ठीक है, उसके बाद अभी आज लेक्चरार की अनाउंस हुई। ये उन सब में आपके लिए बेइंतहा हेल्पफुल है। और बल्कि मुझे अभी आज ही एक रिपोर्ट आई है इंटरनली कि एफआईए की सीट्स भी आ रही हैं, इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की, वो भी इन अ मंथ अनाउंस होने जा रही हैं। तो ये उन सब के लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड करेगा
एंड इट्स एन आइडियल टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो इसमें एक तो ये देखें, आपको ये एमसीक्यू सारे यहाँ दिए गए हैं। फिर इकोनॉमी से रिलेटेड जो होंगे करंट अफेयर, या जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक आप पेपर में देखते हैं बार्टर वुड सिस्टम का, वो पूछ लेते हैं आपसे बार्टर वुड सिस्टम इज नाउ 500 ईयर बैक, बट उसका सवाल वो पूछता है कि वो क्या होता है, ट्रेड ऑफ किसे कहते हैं, बजट डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, जीडीपी क्या होता है। मतलब ये बेसिक नॉलेज है जो हम सबको होना चाहिए। इसके लिए आपका इकोनॉमिक्स में मास्टर्स होना जरूरी नहीं है, बट दीज आर फ्यू कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह जिसको हम यहाँ से कवर अप करेंगे, ठीक है। इसी तरह डेमोग्राफी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड, आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, लिटरेसी रेट क्या है, आपके बजट्स की क्या स्टैटिस्टिक्स हैं। जस्ट लाइक पेपर में आजकल जो रिपीटेबली क्वेश्चन आ रहा था कि जो एट द टाइम ऑफ मर्जर ऑफ फाटा टू केपी के, फाटा की पॉपुलेशन कितनी थी। तो ये सारे सवाल जो उनसे आपको इस पोर्शन में मिलेंगे। फिर ये नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर जिस तरह हमारे अभी जो पेपर चल रहे हैं उसमें दयामीर भाषा डैम और मोहम्मद डैम का सवाल आता है। बोथ प्रोजेक्ट आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सीपैक। उसके साथ साथ वो पूछता है कि आपके पास लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है, ठीक है, लार्जेस्ट सोलर कौन सा है, लार्जेस्ट कोल का प्रोजेक्ट कौन सा है, वो सारे सवाल आ जाते हैं। फिर हिस्ट्री कल्चर एंड सिविलाइजेशन, अगेन ये भी आपके जो जीके बेसिक नॉलेज में कई बुक्स के नाम है, जिस तरह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का सवाल है, शेक्सपियर की कुछ चीजें, ठीक है, कार्ल मार्क्स कहाँ से बिलोंग करता था, यूएस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, रशिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था। तो ये चीजें आपकी यहाँ पे कवर होंगी। उसके बाद यहाँ पे आपके ये कुछ वो सवाल हैं जो आपके इलेक्शन से रिलेटेड, अब तो क्योंकि ये नहीं आएंगे, और साथ ही यहाँ पे पास पेपर के आपके पास फाइल शुरू हो जाएंगे जिसमें आपके पास सॉल्व्ड पास पेपर के एमसीक्यूज जो कि सीएसएस के आपको दिए गए हैं वो इस फाइल में अटैच है, ठीक है। उसके साथ साथ जब हम ये फाइल कर लेंगे, हमारी ये तकरीबन 3 क्लासेस जो सी हैं वो होंगी हमारी इन पे। उसके बाद हमारी एक क्लास स्पेसिफिकली होगी जिस तरह जिसको मैंने आपको बताया कि आपके जो प्रेजेंट हैपनिंग चल रही होती हैं, जो लास्ट 6 मंथ के जो आपके करंट अफेयर होते हैं, जिसको तैयार करने के 2 तरीके हैं बेटा। या तो आप पिछले न्यूज़पेपर जो से वो 6-7 महीने से कंजेक्टिवली बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो, चीजों को लिख रहे हो, बट कोई भी ऐसा आज के दौर में नहीं कर सकता और इतना टाइम आपके पास ना ही होता है और ना ही ये एक सूटेबल ऑप्शन है। आज स्मार्ट स्टडी का दौर है, पेपर अनाउंस हुआ 2 महीने बाद पेपर है, तो उसके लिए आप 6 महीने के अखबार तो पढ़ने से रहे। तो हमने हमारी एक टीम जो कि 6-7 स्टूडेंट के, जिससे कोऑर्डिनेटर एक शान आपके साथ कॉन्टिन्यूसली अटैच होते हैं, जिन्होंने आपको सारा डाटा प्रोवाइड करना है। ये एक टीम वो जो जो कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम डिफरेंट मैगजीन्स इंक्लूडिंग योर न्यूज़पेपर, इंक्लूडिंग द इकोनॉमिस्ट, द फॉरेन अफेयर मैगजीन, अल जजीरा, उसके बाद पाक एमसीक्यूज, इन सोर्सेज से आपके लिए ये फाइल कंपाइल कर रही है और ये आपको हम खुद प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि आपको इसके लिए भी एफर्ट की जरूरत ना पड़े। इसमें अगर आप देखें तो पास्ट 2 ईयर्स के करंट अफेयर आपके पास मौजूद होंगे। आपको जो आइडियलिस्टिकली रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं तकरीबन 1 साल के, लेकिन ये क्योंकि हम साथ साथ ट्रैक कर रहे हैं तो हमने यहाँ रखे हैं कि अगर चलें कोई फॉर द सेक ऑफ नॉलेज अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, लेकिन ओवरऑल ये एफर्ट भी आपको कहीं और से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रॉम वेरियस सोर्सेज हमने आपके लिए इस फाइल को यहाँ पे कंपाइल किया होगा जिसके अंदर जो प्रेजेंट करंट अफेयर चल रहे हैं वो दिए जाएंगे। तीसरा जो सा पार्ट है जिसको मैंने आपको बताया कि वो आपके होते हैं रिलेटेड टू योर इंटरनेशनल अफेयर, ठीक है, मतलब कि जो इंटरनेशनल रिलेशन के सवाल हैं उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक एक फाइल दी जाएगी जिसको हमने डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल किया। याद रखें एज एन एग्जामिनर, ठीक है, जब हम लोग पेपर बनाते थे अल्हम्दुलिल्लाह ऑन वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को 500 से ज्यादा लोगों को आज खुद मैंने हायर किया जिनका टेस्ट हमारे सामने डिजाइन हुआ। फिर जब हम उस प्रोसेस में बैठे कि हमें पता चलता था कि हमें एक गाइडलाइन डिपार्टमेंट की तरफ से होती थी कि टेस्ट को ऐसे डिजाइन करना है, ठीक है, फिर हमने उसके मुताबिक चीजों को अरेंज किया और साथ साथ हम ये ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आपके पेपर में आजकल क्या आ रहा है। तो ये चीजें आपको फुल प्रूफ प्रिपेयर्ड करती हैं कि आप हर डायमेंशन से जब प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़े टाइम में आप ज्यादा प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब एक ये फाइल जो 43 पेजेस की मैंने भी आपके सामने खोली है, इस एक फाइल में से सारे एमसीक्यूज नहीं हमने करने क्योंकि आईआर एक स्पेसिफिक डोमेन है, लेकिन जो इंटरनेशनल अफेयर रिलेटेड टू पाकिस्तान है वो जब मैं आपको करवाऊंगा तो इसमें साथ साथ बताऊंगा, उसको हम यहाँ से कवर अप करेंगे। और ये फाइल जौन सी है हमारी, इंशाल्लाह उल अजीज आप कोई पेपर उठा के देख लें, 4 से 5 सवाल आपकी इस एक लेक्चर एक फाइल से निकलेंगे, ठीक है। तो ये टोटल डाटा है, हमारी कोर्स आउटलाइन है जिसको हम कवर करने जा रहे हैं। अब कल की जो हमारी प्रेजेंटेशन की स्लाइड थी जो आपके साथ शेयर की गई जिसके अंदर आपको कोर्स आउटलाइन दी गई, वो मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आप मेक श्योर कर लें। ये आपका टाइम टेबल है,
जो अब आपकी क्लासेस, आज आपकी ट्रायल क्लास ये चल रही है थर्सडे, कल से फिर ये अब आपकी ऑटोमेटिक क्लासेस स्टार्ट हैं डिफरेंट सब्जेक्ट की। ठीक है, ये आपके नोट्स हैं हर सब्जेक्ट के। और जो अभी मैं चीज़ आपको दिखाने जा रहा था कि कोई अभी हम जिस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी आउटलाइन पता हो आपको कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो ये आपकी करंट अफेयर की बेटा आउटलाइन है, जिसके अंदर आप देखें तो आपके जो प्रेजेंट जो इश्यूज चल रहे हैं उसकी एग्जांपल्स देके आपको बताया हुआ है कि एक तो करंट अफेयर में हमें ये रिक्वायर्ड है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जनरल नॉलेज का पार्ट है, जिसको आप जीके कहते हैं, जो सब इंस्पेक्टर में भी मांगा हुआ है, सीएसएस में भी वही होता है, सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट में वही होता है, उसके ये जो सी बेसिक चीजें हैं ये हमें रिक्वायर्ड हैं, जो हमें बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्टोरिक इवेंट, वर्ल्ड अफेयर्स, ठीक है, कंट्रीज कैपिटल एंड ईटीसी, ये चीजें वो हैं जो आपको जनरल नॉलेज में रिक्वायर्ड है। अब तक किसी का सिलेबस के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। जी बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? चलें जी, तो लेट स्टार्ट। जिस तरह की आपको डिवीजन बताई गई थी कि आपकी जो मार्क डिवीजन है उसके मुताबिक आज हम आपका पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर में आई एक्सपेक्ट कि आप सबके पास पेन और पेंसिल पड़ा हो। एक चीज़ ये नशीन कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो होंगे जो क्लास में हम आपको बोल के बता रहे होंगे चीज़ें। द थिंग इज कि जब हम आपको कुछ चीज़ें बोल के लिखवा रहे होते हैं, वो चीज़ें बेटा वो होती हैं जो कि एग्जामिनर रिपीटिवली पेपर्स में पूछता है। ठीक है, हम जब आपकी जगह आज से को 12-14 साल पहले आपकी जगह बैठे थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज का ये जो लेक्चर मैं आपको देने जा रहा हूँ हमें ये लेक्चर नहीं दिया गया, और इस एक लेक्चर के लिए हमें को तकरीबन 10 से 15 दिन खुद स्टडी करना पड़ा। हमें मैप पे पता नहीं था कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ होता है, क्योंकि बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स की थी। इसी तरह आप सारों की भी बैकग्राउंड करंट अफेयर तो है, स्पेसिफिकली कोई सब्जेक्ट ही नहीं जिसमें आप कहिए करंट अफेयर में मेरा मास्टर्स है। तो ये एक वो सब्जेक्ट है जो मोस्ट क्रिटिकल सब्जेक्ट है, जिसमें हर स्टूडेंट मार खाता है। हर टीचर जो है वो सही गाइड नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसको समझ नहीं आती कि इसको हमने समेटना कैसे। ठीक है, तो ओवरऑल हमने जो हमें रिक्वायर्ड है इस करंट अफेयर में वो ये पूरा ग्लोब रिक्वायर्ड है। और इस ग्लोब में जो चीज हम यानी पाकिस्तान से रिलेटेड है, ये पाकिस्तान है आपका, वो हमारे लिए जरा स्पेसिफिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ सूडान में क्या हो रहा है हमें इसका सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रशिया क्योंकि वर्ल्ड पावर है, अमेरिका वर्ल्ड पावर है, चाइना पाकिस्तान का नेबर भी है, इमर्जिंग इकोनॉमी भी है, ये जो आपका सेंट्रल एशिया है ये पाकिस्तान के नेबर साइड है, तो इसका सवाल आपसे किया जाता है। तो जब बेटा हम मैप पे स्टडी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मेरा बेटा ये होगी कि आपने मैप को देखना कैसे है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायमेंशन का तयन आपने कैसे करना है। अब इसके लिए आपको मैं 10 दफा भी कहूँ ये ईस्ट होता है ये वेस्ट होता है, आपको भूल जाना है, क्योंकि हमें भी भूल जाता था। इसके लिए जो शॉर्टेस्ट की फिर उस टाइम पे हमने बनाई इसको याद रखने के लिए, हम उसी से आपको जो है ये सिखाएंगे। ये हमने आपका एक पोर्शन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब अगर आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पाकिस्तान का देखना है तो आप वी आर गोइंग टू स्कूल में जो वी आता है ना, WEV, वो आप यहाँ पे लिखना है WE। ये एक आसान तरीका, पूरी दुनिया में कहीं भी आपने मैप देखना है ना, तो मैप को किसी जगह को देखना है आपने उसके ऊपर वी लिख देना। मीन्स कि जो उसकी लेफ्ट साइड है वो वेस्ट है, जो राइट साइड है वो ईस्ट है। ये बात क्लियर हो गई सबको? अगर ये जी एक सर। छोटी सी बात समझ आ गई तो बेटा समझे आपके लिए सर मुश्किल ही रिपीट कर आसान हो दें। गई। कोई कोई रिपीट मसला कर। नहीं, कोई मसला नहीं, रिपीट कर देता हूँ बेटा। आपने पूरी दुनिया में कभी भी मैप पे डायरेक्शन देखनी है तो उसके लिए आपने जिस जगह की डायरेक्शन देखना है उसके ऊपर WEV लिख लेना। हम मतलब VWEV। ठीक है, वो जब आप वी लिखेंगे तो W आएगा आपकी लेफ्ट साइड पे, मतलब जहां आपने लिखा है मैप के ऊपर, वहां लेफ्ट साइड पे W आ रहा है, राइट साइड पे ईस्ट आ रहा है, E आ रहा है। तो यानी कि जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट है, राइट साइड ईस्ट है। क्लियर होगी बात? जी सर। अपर साइड आपकी हमेशा बेटा नॉर्थ है। ठीक है, इसको आपने नोज से याद रखना है, नोज ऊपर को है तो ऊपर वाली साइड नॉर्थ है, और डाउनर साइड आपकी साउथ है। जब आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ पहुंच जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा जो साइड बची है वो आपकी कौन सी है, वो आपकी साउथ है। क्या ये सबको क्लियर है? ओके अगर नहीं सर। क्लियर तो बेटा आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन हो।
ये सर सिर्फ वी सर प्लीज इसे रिपीट कर दें। कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कर देता हूँ। आपको मैंने बताया है कि आपने जब भी मैप पे किसी भी कंट्री की डायरेक्शन देखनी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखना है, पेपर जिन लोगों में से आपने पहले दिए हैं उन्होंने देखा होगा, पेपर में सवाल पूछता है मेडिटेरियन सी इज इन अ वेस्ट ऑफ, या रेड सी के ईस्ट में क्या है, ऐसे सवाल वो आपसे पूछता है। तो वो उसके लिए आपने मैप को जब देखना है तो उसके ऊपर जिस जगह का हमने उसकी डायमेंशन का तयन करना है उसके ऊपर वी लिख लेना है, जिसको इंग्लिश में वी कहते हैं और उर्दू में हम कहते हैं, वो वाला WEV ऊपर लिख देना। ठीक है, वो WE लिखने का मकसद क्या है ये आपको याद दिलाना, एक शॉर्ट फॉर्म, एक तुक्का आपके लिए बताया अगर आप देसी जबान में उसे देखना चाहें, कि जो आपकी लेफ्ट साइड है वो वेस्ट है, राइट साइड आपकी ईस्ट है। नोज आपके ऊपर को होती है तो नोज से आपने याद रखना है अपर साइड हमेशा नॉर्थ होगी। अब क्लियर है? नॉर्थ, वेस्ट, यस सर क्लियर। वेरी गुड, ईस्ट और ये साउथ। क्लियर सबको? बेटा ये पूरी sir. करंट अफेयर है, ये पूरी करंट अफेयर है, इसलिए मैंने इसको आपको बार बार पूछ के आपको ये बताया है। खैर अब आपने ये देख लिया, अब मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान के वेस्ट पे क्या है? ये वेस्ट वाली साइड पे कौन से मुल्क हैं? कतर, कुवैत, ईरान, इमीडिएट यूएई। अगर, गुड 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 अफगानिस्तान। गुड जिवेद, अगर इमीडिएट बेटा देखना है ना हमने, क्योंकि कतर कुवैत हैं तो हमारे वेस्ट पे ही, लेकिन हमारे नेबर नहीं है। हमारा नेबर जो बेसिक आ जाता है वो आता है ईरान और अफगानिस्तान। ये कतर या लिखा हुआ या छोटा सा कतर है, बेसिकली ये एरिया ईरान का चल रहा है। ठीक है, जी सर। तो ईरान और अफगानिस्तान हमारे वेस्ट पे है। हमारी जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो ईरान और अफगानिस्तान के साथ है। जो हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है इसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। अब बताएं ईस्ट पे हमारे क्या है जी, ये देखें, इंडिया, इंडिया। बांग्लादेश। वेरी गुड वेरी गुड। तो इमीडिएट नेबर जो आपका ईस्ट पे है वो इंडिया है। ठीक है, इंडिया के साथ जो आपका बॉर्डर है उसको LOC कहते हैं, इसमें डिफेंसिव बॉर्डर है, लेकिन जो इसको मेन नाम इसका LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। नॉर्थ पे आपका सेंट्रल एशिया और चाइना है, इमीडिएट नेबर आपका चाइना है। साउथ पे आपके इंडियन ओशन, अरेबियन सी, ये पोर्ट आपका गवादर पोर्ट है। क्या ये बात सबको क्लियर है? जी सर। So, सर concluding ये this, आपने LAC का है या LOC का है सर? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC लिखा हुआ सारा कुछ आपको तो मिलेगा। ये अभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान की जो बॉर्डर है ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मैंने गलत सुना है कहीं से कि LAC है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो LOC है वो नहीं कश्मीर और नहीं आप कश्मीर थोड़ा वाला सा इसको कंफ्यूज, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो सा है वो बॉर्डर है चाइना और इंडिया के दरमियान। ओह यस थैंक्स। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बॉर्डर ये ऊपर को आ जाता है, जो आ जाता है चाइना और इंडिया के दरमियान। जो हमारा बॉर्डर है वो LOC कहलाता है। थैंक यू सर। ठीक है, इसको हमने फर्दर जो हमारा बॉर्डर है ना बेटा, इसको हमने 3 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, वो जॉन सी ना हमारी ये आर्मी की यूनिट्स हैं, जिनकी ये फाइटिंग यूनिट, ऊपर वाले पार्ट को LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि ये कश्मीर वाली जगह पे ये ड्रॉ की गई थी। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बॉर्डर है चाइना और इंडिया का, लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर है हमारा और इंडिया का। ठीक है, और अफगानिस्तान के साथ जो आपका वेस्टर्न बॉर्डर है उसको आप ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। अब आपका नेबर्स के साथ क्या रिलेशन चल रहा है हम बात करने जा रहे हैं इस बात पे। तो इमीडिएट नेबर जो से बेटा आपके हैं वो ये कंट्रीज हैं जिनका अभी अभी हमने जिक्र किया है, इनको हम थोड़ा सा फिर मार्कआउट कर लेते हैं ताकि पूरी दुनिया को एक दफा भूल जाओ। ये इमीडिएट नेबर हैं जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं, जिनके साथ हमें को अच्छे ताल्लुकात हैं या बुरे हमें पता होना चाहिए। आपका इंडिया के साथ एक इशू चल रहा है, दैट इज ड्यू टू, आप बताएं, सबको पता होगा। इंडिया के साथ बेटा आपके, वेरी गुड, इंडिया के साथ आपके 2 मेजर इशू हैं। कश्मीर का तो आप सबको पता है, उसके साथ जो आपका दूसरा इशू जो हमेशा चलता रहता है, दैट इज ऑफ, किसी को आइडिया है? वाटर। वाटर, एक्सीलेंट, वेरी गुड, शाबाश। आपके 2 मेन इशू हैं इंडिया के साथ मेरे बच्चों। एक इशू है आपका वाटर का, दूसरा इशू आपका है कश्मीर इशू का। कश्मीर इशू में 2019 5 अगस्त
2019 5 अगस्त को इंडिया ने जो इस इशू जो ज्यादा बड़ा है, इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से 2 एक्ट अबॉलिश किए हैं, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। आर्टिकल 370 और 35A 5 अगस्त 2019 ये अबॉलिश करने के बाद आपका कश्मीर इशू जो है वो स्टिमुलेट हो गया, वो मजीद बढ़ गया। इसके जवाब में आपने 5 अगस्त 2020 को अपना पॉलिटिकल मैप अनाउंस किया है, जिसमें आपने कश्मीर का ये जो पार्ट है इसको पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो इस तरह शो करवाया है। तो ये तो बात होगी इंडिया की। अफगानिस्तान के साथ आपके क्या मामलात चल रहे हैं? तिजारत। नहीं, तिजारत तो वो तो जो एक नॉर्मल से है ना, जो आपके जिस पे सवाल आना ना बेटा, एक जो अभी जो मोस्ट हॉट इवेंट है जिस पे सवाल अब ये पिछले महीने के पेपरों में आपको नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान के साथ आपका जिस दरिया का मसला है या पानी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस दरिया पे है, तो उस दरिया का नाम दरिया काबुल है। काबुल राइवर। वेरी गुड। और दूसरा जो बेटा आपका अफगानिस्तान के साथ इशू चल रहा है, वो इशू भी है क्योंकि जो तालिबानाइजेशन वहां पे हुई है उसके अंदर रोल ऑफ पाकिस्तान इन बिटवीन अफगानिस्तान एंड अमेरिका, इससे रिलेटेड 3-4 सवाल बनते हैं जिसको अभी हम एक बड़े हॉरिजॉन में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम अपने नेशनल अफेयर को देख रहे हैं, जो पहला आपको सर्कल बताया उसके सवाल निकाल रहे हैं। ईरान आपका नेबर है, जहाँ पे गवादर के मुकाबले में जहाँ पे एक पोर्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है, उस पोर्ट का नाम क्या है जी? गवादर पोर्ट। नो 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 सोहेल, गवादर तो हमारा है बेटा। ईरान का ना 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 बेटा ना। ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चाबहार, एक्सीलेंट, चाबहार पोर्ट जौन सा है, ये पोर्ट है नहीं बेटा, कासिम पोर्ट भी नहीं, चाबहार पोर्ट जौन सा है जिसपे इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की और ये पोर्ट डेवलप करना चाहा, जिसके ऊपर इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट थी वो $101 बिलियन थी। लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट के बाद ईरान के अंदर ये चाबहार पोर्ट का जो प्रोजेक्ट था इसको भी चाइना ने ओवरकम कर लिया और इंडिया की यहाँ से भी छुट्टी होने जा रही है। तो सवाल आता है इस पोर्ट के बारे में, जिसको मैंने मार्क भी करके दिखा दिया, और सवाल आता है कि अब प्रेजेंट जौन सा है इस पोर्ट के अंदर जो एग्रीमेंट हुए वो किसका हुआ है, तो वो एग्रीमेंट हुआ है चाइना का। अब ये आपका गवादर पोर्ट है, ये गवादर पोर्ट में आपने यहाँ से एक सबसे जो आपका लैंडमार्क प्रोजेक्ट है जो आपका वाया यहाँ, ये देख रहे हैं यहाँ से मेरा एरो मूव कर रहा है, यहाँ से मूव करते हुए चाइना में जाता है। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? सीपैक। वेरी गुड। ये सीपैक का रूट है बेटा, और चाइना के साथ आपके जो नेबर हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जौन सा है वो आपके बनते हैं चाइना के साथ। ठीक है, अभी जो पिछले महीने में ट्रेंड नोटिस किया गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पेपर में आ रहा है वो बेटा ये आ रहा है कि सीपैक इज अ पार्ट ऑफ डैश। शो नहीं हो रहा यार, ये अगर शो ना हो तो मुझे बता दिया करो। देखिए ये मैंने आपके लिए ड्रॉ कर रहा था, अभी एक बच्चे ने बताया, गुड बेटा, इस तरह मेंशन कर दिया करिए, मैं आपके लिए ड्रॉ करके दिखा रहा था। ये अब नजर आ गई, ये लाइन मैंने लगाई है। तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जौन सा है वो आपका मेजर प्रोजेक्ट है जिसको आप OBOR कहते हैं। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा सवाल सीपैक से रिलेटेड आपके नेशनल अफेयर में आते हैं वो आते हैं सीपैक से रिलेटेड के सीपैक में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, सीपैक के अंडर आपके जिस तरह के आपके जो मेन प्रोजेक्ट है वो मैं अभी आपको लिखवाऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा जब हम चाइना पे जाएंगे। ठीक है, अभी हम जनरली जौन से अपने नेबर्स को स्टडी कर रहे हैं कि नेबरहुड में क्या हो रहा है, क्योंकि सीपैक में सवाल ज्यादा आते हैं। तो सीपैक पे मैं अलग आपको 15 से 20 मिनट में उसके सारे MCQs लिखवा दूंगा ताकि आपको डिफरेंट सोर्सेस में खपना ना पड़े और एक ही जगह इंफॉर्मेशन आपके पास लिखी हुई हो। ठीक है, तो ये आपका अभी तक का जो बेसिक डिस्कशन होगी आपके नेबर्स की। इसके साथ साथ आपके साउथ पे जो आपका ये नीचे वाला हिस्सा है
यहाँ पे आपका गवादर पोर्ट है। गवादर पोर्ट जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स एज this port is deep sea port and directly in touch with Arabian Ocean and ये जो आपका अरेबियन सी और इंडियन ओशन का पार्ट आता है, ठीक है, ये उससे डायरेक्टली इन टच है जहां से सारी ऑयल ट्रेड हो रही होती है। और ये पोर्ट आपने ओमान से परचेज किया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस यू पेड द अमाउंट टू ओमान एंड परचेज दिस पोर्ट। ये हो गया आपका इमीडिएट नेबरहुड। क्या यहां तक किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ लें। ऑल गुड बेटा? चले वेरी गुड। अब आ जाए दोबारा मैप पे। अच्छा बच्चों, जब सवाल पूछ लेना तब अपने आप को दोबारा फिर म्यूट कर लिया करें, कई दफा पीछे से कोई बैक वॉइस आती है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अब दोबारा हम आ जाते हैं अपने वर्ल्ड मैप पे। अब हमने अपने इन नेबर्स को स्टडी कर लिया है, अब हमने अपने रीजन को स्टडी करना है। जिस रीजन में हम हैं उसको अब आपने स्टडी करना है। अगर आप इस रीजन को स्टडी करना चाहें तो इस रीजन की सबसे अहम बात यह है कि जहां पे हम मौजूद हैं, इट इज एन होम ऑफ 3 न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। उसके बाद चाइना इज द लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी ऑफ द ग्लोब एंड चाइना हैज टारगेट टू बी अ वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2035। मेरा लैपटॉप बेसिकली डेड हुआ था, सॉरी, आई एम बैक। अच्छा, तो चाइना के टारगेट क्या है कि चाइना जौन सा है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और चाइना जौन सा है वो चाहता है कि 2035 तक वो लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड डिक्लेयर हो जाए। इस टाइम जो ग्लोबली सबसे जो बड़ी इकोनॉमिक पावर है दैट इज यूएस, ठीक है। चाइना की एक आइडियोलॉजी है जिसके तहत वो एक अपने सारे सिस्टम को रन करता है। दिस आइडियोलॉजी इज नेम्ड एज सोशलिज्म। अब यहां पे सवाल है कि सोशलिज्म क्या कहता है। सोशलिज्म इज चाइनीज आइडियोलॉजी, चाइनीज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दैट डिवाइड्स द पावर बिटवीन स्टेट एंड पीपल। यानी कि सोशलिज्म ये कहता है कि एक हद तक जौन सा है वो पावर लोगों के पास रहनी चाहिए, एक हद तक उनके इकोनॉमिक वसाइल उनके पास रहने चाहिए, उसके अलावा जो अल्टीमेट होल्ड है वो स्टेट का होना चाहिए। उसके बाद चाइना और रशिया, ये वो 2 कंट्रीज हैं, ये पेपर में सवाल रिपीटेडली आता है कि चाइना और रशिया कितने कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो बोथ ऑफ देम शेयर बॉर्डर विद 14 ईच कंट्री। गुड। उसके बाद ये सेंट्रल एशिया है, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये तान तान वाली कंट्रीज। सेंट्रल एशिया इज बेसिकली अ लैंड लॉक कंट्रीज। पेपर में सवाल आता है, FIA के आखिरी पेपर में आया है कि आपका सेंट्रल एशिया में कितनी लैंड लॉक कंट्रीज हैं। तो देयर आर 12 लैंड लॉक कंट्री इन दिस पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। These countries are well known
due to their enriched soil with natural resources and to be landlocked. लैंडलॉक कंट्रीज उन कंट्रीज को कहते हैं बेटा जिनके चारों तरफ जमीन ही हो, कहीं से उनको समुद्र टच ना कर रहा हो। अब जो पेपर में सवाल आजकल आ रहे हैं आपके कैपिटल के बारे में, कैपिटल का मैंने आपको कल सेमिनार में मेंशन किया था, उसके लिए आपको बेटा पूरे ग्लोब की 196 कंट्रीज की कैपिटल याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मेमोराइज दीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज कैपिटल। उसके बाद ये जो यूरोप के ईस्ट पे कंट्रीज है रशिया के साथ, इनके कैपिटल, और ये वाली जो लीस्ट डेवलप अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कि मेडिटेरियन सी के बिल्कुल साथ है, इनके कैपिटल। अगर हम ये याद कर लें तो 90% चांस यही है कि कैपिटल इन्हीं से पूछा जाएगा और कहीं से कैपिटल का सवाल नहीं आएगा। अब सेंट्रल एशिया के साथ यहां पे आपको शो हो रहा है रशिया। रशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेरिटोरियल पावर। जमीनी लिहाज से ग्लोबली अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कंट्री रशिया है। एक ये इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरा मैंने आपको बता दिए दोनों कंट्रीज वो हैं जो 14-14 ईच के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। और तीसरा इसकी इंपॉर्टेंस ये बेटा कि रशियन आइडियोलॉजी जिसपे पूरी दुनिया के पिछले 100 साल में लड़ाइयां रही हैं, जिसपे आपके अभी जो हम सवाल डिस्कस करेंगे कुछ 4 से 5 सवाल वो हैं जो ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म और वर्ल्ड वॉर 1, 2 फिर कोल्ड वॉर से निकलते हैं। उसमें जो एक की रोल था वो रशियन आइडियोलॉजी का था जिसका नाम है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म। जी, सोशलिज्म चाइनीज आइडियोलॉजी है और कम्युनिज्म रशियन आइडियोलॉजी है। कम्युनिज्म जो कि रशियन आइडियोलॉजी है, इट स्टेट्स दैट द अल्टीमेट होल्ड ऑन द नेशनल प्रॉपर्टी, ऑन द नेशनल वेल्थ, ऑन द नेशनल यू कैन से इश्यूज, ऑल अल्टीमेट होल्ड जो से वो गवर्नमेंट का होगा। यानी गवर्नमेंट सिर्फ लोगों को उतना देगी कि वो खाएं और जिएं, उससे ऊपर गवर्नमेंट चाहे कोई ज्यादा कमाता है या कम कमाता है किसी को कुछ नहीं देगी, ऑल आर इक्वल। रशिया के साथ आपका ये यूरोप आ जाता है। यूरोप से 3 सवालों से आगे चौथा सवाल नहीं आपको कहीं मिलेगा पूरे पेपर में। एक सवाल आता है यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड जिसके पहले 28 मेंबर थे, फिर 2013 में ब्रेक्जिट हुआ और ग्रेट ब्रिटेन अलहदा हुआ और पीछे अब 27 मेंबर है। दूसरा सवाल जो रिपीटिवली पेपर में देखते हो वो आता है बाल्टिक स्टेट्स के बारे में। या वो पूछ लेता है सवाल एस्टोनिया इज अ डैश, लैटविया इज अ डैश या लैटवाना इज अ डैश। ये 3 कंट्रीज वो हैं जिनको कलेक्टिवली आप बाल्टिक स्टेट कहते हैं। एस्टोनिया, लैटविया, लैटवाना, these 3 countries are collectively known as Baltic state, and these are known as Baltic state due to this sea that is named as Baltic Sea. ये कंट्रीज के ऊपर डायरेक्टली रशिया का होल्ड था और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेके आपकी जो कोल्ड वॉर जारी रही और 1991 में जब रशिया टूटा तो ये कंट्रीज उसके बाद आजाद हुई हैं। these countries were the part of Russia. उसके साथ साथ जो ये 3 कंट्रीज हैं स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, these countries are collectively known as Scandinavian countries. Scandinavian countries. इन्हें स्कैंडिनेवियन क्यों कहते हैं? Because these countries are well known for their 100% peaceful country with no crime rate, मतलब zero crime rate, most peaceful and clean living with 100% literacy rate. और इन 3 कंट्रीज को कलेक्टिवली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। तो यूरोपियन रीजन से इसके अलावा कोई और हमारा सवाल नहीं आता पेपर में। एक सवाल जो आता है वो इस मेडिटेरियन सी के बारे में आता है
कि मेडिटेरियन सी इज इन द साउथ ऑफ डैश, तो ये अपर पार्ट क्योंकि यूरोप है और यूरोप का नीचे वाला हिस्सा जो है मेडिटेरियन सी है, सो मेडिटेरियन सी इज इन साउथ ऑफ यूरोप और यूरोप इज इन नॉर्थ ऑफ मेडिटेरियन सी। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? अभी तक जो हमने ये अपना सारा एरिया स्टडी किया है, इससे कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड, वेरी गुड। बस ये लेक्चर आपको हजम हो गया तो समझे कि आप पूरे नोट्स को इस तरह पढ़ेंगे कि विद इन 4 to 5 डेज आपको सारी करंट अफेयर समझ आ जाएगी। सर अब जी जी सर ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म में थोड़ा डिफरेंस बताएं, मुझे तो सेम सेम लग रहे हैं। सर अभी एक मिनट, मुझे कैपिटलिज्म साथ बता लेंगे, फिर मैं तीनों को कलेक्टिवली आपको बताता हूँ बेटा। ओके सर। अब यूरोप के बाद हम इस रीजन पे आ गए जिस रीजन को आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दीज वर बेसिकली फॉर्म्ड बाय 13 कॉलोनीज जिन्होंने कंबाइन करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया था। इस रीजन से आपको सवाल आता है यूएस प्रेसिडेंट, फर्स्ट लेडी कौन, प्रेसिडेंट कौन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो पेपर में बेशतर तकरीबन हर तीसरे पेपर में आपको नजर आएगा कि जो करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसका प्रेसिडेंशियल हायरार्की में नंबर क्या है, तो दैट इज 46। जो अभी जो बाइडेन प्रेसिडेंट है इन प्रेसिडेंशियल हायरार्की, ये 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है। फिर एक सवाल आपको आता है कि टोटल कितने सेनेट की सीटें हैं, 52 हैं। कनाडा और यूएस के दरमियान जो बॉर्डर है उसका नाम 49 पैरेलल लाइन है। और जो ये वाला पार्ट है जो आपका साउथ अमेरिका है, इसमें से कोई और सवाल नहीं आता, सिर्फ एक ही आता है खेलों के बारे में कि ब्राजील फुटबॉल जीती और उसका कोई काम नहीं और ये कुछ भी नहीं करते। हाँ, एक सवाल अब जो इस महीने के पेपर में देखा गया कि किस कंट्री से यूएस की ऑयल इंपोर्ट सबसे ज्यादा है, तो वो वेनेजुएला है जहां सबसे ज्यादा ऑयल यूएस से आता है। अब यूएस की जो आइडियोलॉजी है दैट इज नेम्ड एज कैपिटलिज्म। अब आइडियोलॉजी की हेडिंग दें बेटा और 3 नाम लिख रहे हैं, जो भी सारा का भी सवाल था उन तीनों को हम इकट्ठे देख लेंगे ताकि हमें फर्क समझ आ जाए। फर्स्ट आइडियोलॉजी इज कैपिटलिज्म, जो अमेरिका की है। कैपिटलिज्म के आगे यूएस लिख लें। सेकंड इज कम्युनिज्म, जो रशिया की है। एंड थर्ड इज सोशलिज्म, जो कि चाइना की है। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म। जो अमेरिकन आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि हम इस तरह स्टेट को गवर्न करेंगे कि लोगों को मुकम्मल आजादी दी जाएगी, जिस आजादी का नाम उन्होंने रखा डेमोक्रेसी, कि लोगों की गवर्नमेंट होगी, लोगों के लिए होगी और लोगों की तरफ से ही होगी। इसके बरक्स रशिया जो था वो कहता था ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, गवर्नमेंट इज एंड सेपरेट मैटर, और हुकूमत जो सी है वो इसलिए होगी कि हम हुकूमत को इस्तेमाल करेंगे पूरी स्टेट को कंट्रोल करने में, और स्टेट के अंदर जो कुछ भी है चाहे वो किसी की जाती कमाई है या वो हुकूमत की है, वो सब कुछ हुकूमत का ही कंसिडर होगा। फिर जिसको जितनी जरूरत होगी वो उसे दिया जाएगा, उससे ज्यादा जौन सा होगा वो स्टेट अपने काबू में ले लेगी। और जो थर्ड आइडियोलॉजी थी दैट वाज सोशलिज्म, जो कि ये कहता था कि हम इन दोनों के दरमियान में रहेंगे। चाइना ये कहता है कि जस्ट लाइक हम हर चीज आपसे मुकम्मल तौर पे नहीं छीन लेंगे। अगर कोई महीने का 1 लाख रुपया कमाता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, तो हम उससे कुछ नहीं लेंगे। हाँ, अगर कोई 2 लाख कमाता हुआ तो उसको 50,000 टैक्स दे देंगे।
यानी कि थर्ड पार्ट ऑफ यू कैन से जो 2 लाख कमाने वाला उससे ले लिया, लेकिन लाख रुपए और उनका ये बनवा दिया आपके खर्चे हैं। जस्ट लाइक अगर बच्चे पैदा करने की एग्जांपल ली जाए तो चाइना में 2 बच्चों पर टैक्स कोई नहीं, को 2 से तीसरा बच्चा पैदा करता है उस पर टैक्स लेते हैं। तो क्या ये 3 आइडियोलॉजीज आपको समझ आ गई हैं? कोई Yes, sir. कंफ्यूजन, कोई Yes, प्रॉब्लम sir. किस? वेरी गुड। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ये हमारा बैच बड़ा अच्छा बनेगा और स्टूडेंट माशाल्लाह एक्टिव स्टूडेंट है, पढ़े लिखे स्टूडेंट जो उनसे होते हैं ना। अब इसके साथ साथ ये 3 आइडियोलॉजीज आपने समझ ली। अब हमें इन 3 आइडियोलॉजी को ज़हन में रखना है और 20वीं सदी, जिसको आप 20th सेंचुरी कहते हैं, उसके अंदर से हमने अपने एमसीक्यूज निकाल लेने हैं। 20th सेंचुरी का हेडिंग दे लें। ट्वेंटियथ सेंचुरी में बेटा जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, पहला इंपॉर्टेंट इवेंट आप सबको पता है, वर्ल्ड वॉर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट वर्ल्ड वॉर 2। तीसरा इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर्मेशन ऑफ यूएन। बिलाल बेटा अपने आप को म्यूट रखें, जब सिर्फ को सवाल करना है तब अनम्यूट करें। चौथा इंपॉर्टेंट इवेंट कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, फॉर्मेशन ऑफ यूएन और कोल्ड वॉर। ये 4 मामलात हुए हैं जो कि 20वीं सदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। और तकरीबन इन चारों से रिलेटेड को 2-3 सवाल पेपर में आपको नजर आ जाते हैं। अब 19वीं सदी के इख्तिताम और 20वीं सदी के आगाज पर, यानी कि 1905, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो साल चल रहे थे, इस टाइम पे दुनिया के ऊपर जो रिनाउंड पावर थी वो रशिया था, जर्मनी, इटली, अमेरिका, जापान। ये आपको मतलब लिखना जरूरी नहीं है, इसमें जो लिखने वाली बात है मैं आपको बताता हूँ अभी। और ये जो पावर दुनिया पे थी और सारों ने दुनिया के मुख्तलिफ छोटे कंट्रीज को, जिस तरह के हम लोग हैं सब कॉन्टिनेंट वाले, इनको कॉलोनाइज किया हुआ था। हम इन ग्रेट ब्रिटेन वालों की कॉलोनी थे। तो ये जो दुनिया का निज़ाम था इसको कहते हैं मल्टी पोलर वर्ल्ड। ये लिख लें, मल्टी पोलर वर्ल्ड। So by the start of 20th century, the world was basically multipolar world, जिसमें दुनिया के अंदर बहुत सारी पावर्स मौजूद थी। और ये पावर्स जो अंडर डेवलप या लीस्ट डेवलप या कमजोर कंट्रीज हैं उनको काबिज बनाती थी, वहां से रिसोर्सेज को एब्स्ट्रैक्ट करती थी और अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन में उन्हें काम में लाती थी। इस डिवीजन में आपकी इन पावर्स की आपस में लड़ाई हुई और उस लड़ाई को कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1, जो कि 1914 से 1918 तक हुई है। <clears throat> 1914 से 1918 तक। इस वर्ल्ड वॉर 1 के इख्तिताम पर दुनिया ने यह फैसला किया कि हमने दुनिया को ऐसी जंग अजीम से बचाना है। और 1919 इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन की बात, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जहां पे हुई, उसको ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज कहते हैं। ये सवाल पेपर में आता होता है यूएन से रिलेटेड कि यूएन जो थी उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्या थी। तो जो बेसिकली बेटा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी ना, वो आपकी ये थी लीग ऑफ नेशन, जो बनी थी ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज के वजह से। और मकसद क्या था इसका?
मकसद ये था कि पूरी दुनिया को हमने दोबारा ऐसी जंग से बचाना है। बात क्लियर होगी सबको? कोई सवाल तो नहीं? वेरी नो गुड। सर। अब इसके बाद दूसरी जंग अजीम दुनिया पे होती है, दैट was from 1939 to 1945। 1939 से 1945, जिसमें फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर वेपन दुनिया पे इस्तेमाल हुआ। अमेरिका ने किया जापान के अगेंस्ट, हिरोशिमा नागासाकी 5 अगस्त और 9 अगस्त। और बहुत सारी डिस्ट्रक्शन में ये छोटी पावरें जो सी थी ये टूट गई। और उसके बाद जो दो मेजर ग्रुप दुनिया पे बचे थे, वो एक ये कैपिटलिज्म वाले थे यूएस वाले, और दूसरे ये कम्युनिज्म वाले थे रशिया वाले। तो अब दुनिया में जब बहुत सारे बाकी चौधरियों का इख्तिताम पजीर हो गया, तो दो ये मेन की प्लेयर बचे, दो पावर्स बची। सो दिस टू पावर सिस्टम इज नेम्ड एज बाइपोलर वर्ल्ड। और साथ ही यूएन की फॉर्मेशन हो गई कि सारी दुनिया की जो मामलात हैं इनको बैठ के हल किया जाना चाहिए, दोबारा ऐसी जंग ना हो। अब उसके साथ साथ एक दुनिया पे जंग जौन सी थी टू बिकम अ सुपर पावर स्टार्ट हो गई, इन दोनों आइडियोलॉजीज की, इन दोनों मुल्कों की। और ये अपनी अपनी आइडियोलॉजी के तहत लोगों को अपने साथ अलाइन करने लग गए एक दूसरे के खिलाफ। तो रशिया ने यूरोप में कुछ कंट्रीज पे वैसे कब्जा कर लिया जो ज्यादा तगड़े थे, जिस तरह जर्मनी, या उनके साथ उनकी रेजिस्टेंस जारी रही। तो जर्मनी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी और उससे ऑनवर्ड जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं, दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएस। एंड जो आपकी यहाँ पे जो ईस्ट साइड की कंट्री, सॉरी वेस्ट जर्मनी, इधर वाला हिस्सा यूएस के कंट्रोल में था और ईस्ट साइड रशिया के कंट्रोल में थी। इसी तरह रशिया ने आपके सेंट्रल एशिया पे भी कब्जा कर लिया और 1979 में अफगानिस्तान तक पहुंच गया। इस सारे प्रोसेस को आप नाम देते हैं कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर स्टार्ट 1945 में हुई और खत्म 1991 में हुई, जब रशिया दोबारा टूटा, यूएसएसआर टूटा और ये सारी कंट्रीज आजाद हुई हैं। तो इससे दो सवाल जो रिपीटिवली पेपर में आते हैं, एक तो कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड पूछा जाता है। कोल्ड वॉर कहते ऐसी जंग को है जो दो कंट्रीज के दरमियान हो, जो खुद एक दूसरे के सामने आके एक दूसरे की कंट्री में ना लड़े, बल्कि किसी तीसरी जगह पे ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो जैसा कि रशिया और यूएस एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया को तबाही की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन खुद एक दूसरे को डायरेक्टली नहीं मार रहे थे। तो इसलिए इस जंग को हम कहते हैं कोल्ड वॉर। समझ आ गई सबको? सर टाइम पीरियड दोबारा बताइएगा। जो कोल्ड वॉर का बेटा टाइम पीरियड है वो 1945 से 1991 तक का है। इसमें एक जो आखिरी पीरियड है जो अफगानिस्तान में स्टार्ट हुआ, जो 1979 से 1991 तक गया, इसको प्रॉक्सी वॉर भी कहा जाता है। रिपीट कीजिएगा सर। ओके ओके, नौशरवान बेटा, कोल्ड वॉर कहते हैं जो दो कंट्रीज के दरमियान हो रही, तो हमारी अपनी जमीनों पे ही हो रही है ना। लेकिन ये जो वॉर है, जो ये कोल्ड वॉर रही, ये वो जंग थी जो पाकिस्तान और इंडिया की तरह इकट्ठे एक नेबर कंट्रीज में नहीं थी जो एक दूसरे पे फायर कर रहे हैं, गोले या बम फेंक रहे हैं। ये रशिया और अमेरिका के दरमियान थी, और वो पूरी दुनिया में कंट्रीज को किसी को एड दे के, किसी को वैसे को कमजोर है उस पर कब्जा करके अपने आप को वर्ल्ड पावर बनाने के लिए पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाते जा रहे थे। तो दिस इज नोन एज कोल्ड वॉर, जिसका फेज 1945 से 1991 तक था। इस 1945 से 1991 तक के फेज को कोल्ड वॉर एरा कहते हैं। लेकिन इसमें जो 1979 से 1991
जिसमें फैसला कुल जंग हुई है अफगानिस्तान में और यूएसएसआर टूटा है, इसको प्रॉक्सी वॉर भी कहा जाता है। तो अगर वो पूछे कोल्ड वॉर इन अफगानिस्तान, तो उसका जवाब भी जो पेपर में सवाल रिपीटेडली पूछता है, तो अफगानिस्तान में जो हुई है वो 1979 से 1991 तक हुई है, जिसको हम प्रॉक्सी वॉर भी कहते हैं। और इस प्रॉक्सी वॉर में रशिया हार गया। रशिया कैसे हारा, इसका पेपर में सवाल पूछा जाता है कि अमेरिका ने रशिया को हराया 1991 में, यूएसएसआर टूटा एंड द रीजन वाज, वो रीजन में नीचे आपको एमसीक्यूज दे देते हैं, इकोनॉमिक था, सोशल था, डिफेंसिव था, असला खत्म हो गया था, या पैसे नहीं थे, या वैसे मोरली हार गया था। तो बेसिकली जो बेसिक रीजन था वो इकोनॉमिक रीजन था कि रशियन इकोनॉमी इतनी वीक हो गई कि वो अब ये जो जितनी अलाइन कंट्रीज थी इनको फंड नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से रशिया ने घुटने टेक दिए और पूरी दुनिया बाईपोलर से यूनिपोलर वर्ल्ड पे चली गई और दुनिया पे सिर्फ एक सुपर पावर बची जिसका नाम अमेरिका था। तो सिर्फ ये सवाल जो पिछले 20 से 25 मिनट में मैंने आपको बताए हैं, ये सवाल हैं जो पिछले 100 साल के हमारे लिए रिक्वायर्ड है। इससे बाहर आप कोई पेपर उठा के देख लें, आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन अब तक की इस डिस्कशन में? सर ये जो आपने मल्टीपोलर वर्ल्ड का बताया सर, इसमें एक ब्रिटानिया था, ग्रेट ब्रिटेन, एक जर्मनी था, और बाकी कौन सी पावर थी सर? बाकी ये सारे जो यूरोप में जो है ना, इटली भी उस टाइम पावर था, पोलैंड भी पावर था। मतलब पावर उसको कंसिडर उस टाइम किया जाता था जिसने कोई 2-4 कंट्रीज पे कब्जा किया हो। थैंक यू सर। और कोई सवाल अभी तक की जो डिस्कशन हुई है इसके बारे में? वेरी गुड यार, माशाल्लाह बहुत अच्छा बैच बनने जा रहा है, अच्छे स्टूडेंट है। अब इसी तरह हम दुनिया का ये जो चक्कर लगा रहे हैं, अब उसके साथ साथ हम आगे अपने इस पार्ट पे जिसको आप अफ्रीकन कंट्रीज कहते हैं। ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यहाँ से कोई सवाल नहीं आता अलावा इसके कि अफ्रीका से सबसे ज्यादा ऑयल की एक्सपोर्ट कहाँ होती है, तो वो अमेरिका में होती है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज आर लीस्ट डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज, जिनकी जो जिसको आप गुर्बत की लकीर कहते हैं, पावर्टी लाइन कहते हैं, वहां पर रहने वाले मोस्टली लोग उस पावर्टी लाइन से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये वो कंट्रीज हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पूरी दुनिया की ग्रेट गेम में पार्ट है, वो जिस तरह के आपको पता है, इन ऑयल मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है सऊदी अरब, जिसको ओवरऑल अगर यूएस रेफर करे तो मिडिल ईस्ट कहता है। क्योंकि जो मैंने आपको असूल बताया, ये जो यूएस की ईस्ट साइड, ये जिसका ये मिडिल बन रहा है, जिसकी वजह से इसका नाम मिडिल ईस्ट यूएस ने रखा और इसको मिडिल ईस्ट कह के रेफर करता था। अब ये जो मिडिल ईस्ट है, इस टाइम अगर दुनिया में कोई कोल्ड वॉर जारी है, तो एक सवाल उसका आता है इन पर्सपेक्टिव ऑफ अमेरिका एंड चाइना। जिस तरह कि आपको पता है कि इस टाइम अमेरिका सुपर पावर है, ठीक है। सुपर पावर क्यों है? क्योंकि इकोनॉमी उसकी मजबूत है और उसके पास न्यूक्लियर स्टॉक पिल्स सबसे ज्यादा है, न्यूक्लियर वेपन सबसे ज्यादा है। तो एक सवाल जो आंसर है वो आपसे ये आता है कि इस टाइम कोल्ड वॉर कहाँ पे जा रही है, तो वो चाइना और अमेरिका की जा रही है। दूसरी, जो रीसेंट कोल्ड वॉर हुई है जिसमें प्रैक्टिकली लड़ाई भी हुई है, वो इस टाइम हुई है सीरिया के इशू पे, जहां पे ये सऊदी अरब और ईरान जो से थे, ये दो कंट्रीज मेन की पार्टनर्स थे। अब उसके लिए सऊदी अरब और ईरान से दो चीजें जेन नसीन कर रहे हैं। सऊदी अरब में बादशाह है जिसको मोनार्की कहते हैं, और ईरान में मजहब के नाम पे हुकूमत है जिसको थियोक्रेसी कहा जाता है। मोनार्की एंड थियोक्रेसी। अब इन दो कंट्रीज के दरमियान एक ग्रेट गेम यहां पे जा रही है, जिस ग्रेट गेम को सेक्टोरियल वॉरफेयर भी कहा जाता है।
दो सेक्ट्स के दरमियान ये जंग है, रिलीजियस जंग है, और इसको बैक एंड पे फंड कौन कर रहे हैं? वही रशिया, चाइना, अमेरिका, ये लोग फंड कर रहे हैं, और यहाँ पे एक जंग जारी हो सारी है। तो जनाब यहाँ से हम पूरी दुनिया के चक्कर लगा के वापस अपने हमसाये के पास आ गए हैं, और आज का जो ज्योग्राफी का पार्ट था हमारा वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ अब जो मैं आपको असाइनमेंट लिखवाने जा रहा हूँ वो हम फिर दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नॉट डिस्कसिंग द कंट्रीज, बाय डिस्कसिंग द ऑर्गेनाइजेशंस, जिनसे रिलेटेड कम से कम एक सवाल और ज्यादा से ज्यादा 3 सवाल तक पेपर में देखे गए हैं। नेशनल लेवल पे जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके 2 नाम है जिसका सवाल आता है पेपर में। एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, रिसेंटली जो अफगानिस्तान का यूएस का जो था उसका नाम, ये क्या पूछा है नौशरवान? दोबारा समझ नहीं आई बेटा। रिसेंटली अफगानिस्तान का यूएसए का जो था, यूएस का जो जल्मे आपने खलीलजाद का बताया था सवाल ना पेपर में कोल्ड आता वार। था। क्या पूछे सारा? सर आपने अभी बताया था ना कोल्ड वार जो सेकंड लगी थी, हाँ हाँ, वो सेकंड कोल्ड वार चल रही है, वो अफगानिस्तान और ये बताया था ना, शायद वो पूछ रहे हैं मैंने आपसे। मैंने जो कहा था ना, जो कोल्ड वॉर अफगानिस्तान में हुई है वो हुई है 1979 से 1991 तक। और सर वैसे ये जो अफगान पीस टॉक में यूएस रिप्रेजेंटेटिव था उसका नाम था जल्मे खलीलजाद। उसके अलावा अफगानिस्तान से रिलेटेड जो सवाल है वो आपके करंट अफेयर वाले नोट्स में ही मौजूद हैं, और यहाँ वो आते हैं जिस जो आपके सवाल होते हैं बेसिकली रिलेटेड टू जो अभी उधर गवर्नमेंट बनी है कि उनका कौन हेड ऑफ स्टेट और वो सारे बारे में। तो नेशनल लेवल पे मैं आपको बता रहा था 2 ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली ऑर्गेनाइजेशन का नाम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, दूसरी का नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन नेशनल लेवल पे क्योंकि इनका काम है, करप्शन की रिपोर्ट आ गई, ठीक है, जो कश्मीर में हो रहा है उसके बारे में रिपोर्ट दे दी। इन दोनों के ऑफिस कहाँ पे आपने ये देखना है। दूसरी कौन सी बताई सर? ट्रांसपेरेंसी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसके साथ साथ जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है बेटा उनके नाम है आसियान, सार्क, यूरोपीय यूनियन। फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, UN, OIC, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है OPEC। उसके बाद OBOR, उसके बाद ब्रिक्स, ब्रिक्स अलग है, और BRI एक अलग है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये इसी का नाम है OBOR का, BRI। साथ में कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद नेटो। उसके बाद इकोनॉमिक मैटर्स में IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक।
और G5, G10, G20। बेटा इन जो ऑर्गेनाइजेशन के मैंने आपको नाम लिखवाए हैं, इनके आपने कैपिटल देख लेने कि इनके हेड ऑफिस कहाँ पे हैं, इनके मेंबर कितने हैं, और इनका जो जिस तरह यूएन है उसकी जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, ये आपने देख लेने। तो अब मुझे बताएं कैसी रही आपकी आज की क्लास, जिनकी पहली क्लास थी मेरे साथ। सर बहुत अच्छी रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जिस तरह आपने बाकायदा मतलब पैटर्न के साथ बताया, कौन कौन से मतलब स्टेप वाइज बताया, ये बड़ी ज़बरदस्त थी। हालांकि मैंने बेटा और जगह से भी लिए, ये नोआ से भी मैं पढ़ता रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं, बट जिस स्टेप वाइज आपने पढ़ाया ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा हमने इसको आपको पढ़ाने के लिए, जब खुद हम आपकी जगह, मैंने वही बताया कि 10-12 साल पहले कुछ CSS की जर्नी में थे, तो हमने इस पर 15 दिन लगाए हुए हैं, तो इसलिए फिर वो इस तरह जौन सा है ना। और किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन बेटा? सर आपका कोई यूट्यूब चैनल वगैरह है या कोई ऐसा? यूट्यूब चैनल है ना, अभी उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, आपके पास पहुंच जाएगी फौरन। अच्छा हमारा बेटा एक और ये सिस्टम है कि हमारे जो लेक्चर है ना, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अभी जिस तरह आज का तो आपका ट्रायल क्लास का था, ये तो आप वाले सेमिनार वाले ग्रुप में भी आएगी। वैसे जौन सा हमारा जो भी लेक्चर होगा, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी है, कोई इशू हो सकता है जिस तरह सुहेल यहाँ पे एक बच्चा बार बार ज्वाइन कर रहा है, उसका लीव हो रहा है, कोई आपकी तरफ नेट का इशू हो, आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिला करेगी रोज, ताकि अगर कोई लेक्चर में चीज समझ नहीं भी आई तो उसको 10 दफा सुने। वो फिर जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट होते हैं उनको एक्सेस दी जाती है उस तक, ठीक है। और VNCSS नेटवर्क के नाम पे हमारा चैनल है यूट्यूब का, उसमें अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो, ये कल के सेमिनार की वीडियो जो आपके ग्रुप में गई, वो सारी वहाँ पे मौजूद है। और ये भी जो आपकी क्लास हुई, ये भी अभी वहाँ रिकॉर्ड होकर आपके पास आ जाएगी। कल से आपकी फॉर्मल क्लासेस स्टार्ट है। और जो बैच 33 के स्टूडेंट हैं, सारा, हमजा, हसन, आप न्यू जो 34 वाले, उन्हें जरा बताएं कि जो आप क्लासेस चल रही हैं कैसी चल रही हैं। अरूज भी नजर आ रही हैं, सुहेल हैं। सर बेहतरीन सर, अच्छी क्लास है सही सर, तरह बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत कुछ सर, कंफ्यूजन सर क्लियर हो गई हमारी करंट अफेयर के हवाले से सर। वेरी गुड जी। और वैसे सर हम करंट अफेयर नहीं पढ़ पाते थे, पता नहीं नहीं चलता था पढ़ता, कहाँ से शुरू करें। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। और कोई सारा एंड अरूज, आप लोगों का क्या ओपिनियन है? वो बुरा भी है तो वही सर बता दो। मुझे भी नहीं सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा जो तो हमारे जो दो करंट स्टूडेंट थे ना अफेयर्स बच्चों, है ना हम्म, सर, करंट अफेयर्स मुझे आज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। मैंने चले वो जो शुक्र है। आपके तो लेक्चर है ना वो सही से सुने, तो अब ये मुझे बहुत इजी लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर आपको भी, जो ये बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, शाइस्ता, रिमशा, आप सब लोग, खास करके जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, तो इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर बाद जिस तरह सारा कुछ समझ आए। दो स्टूडेंट हमारे जो थे ना, ये जो अभी बोले हैं, सुहेल बलूचिस्तान से और सारा सिंध से, ये दोनों स्टार्ट में बिल्कुल ट्रैक पे नहीं आ रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे चीज़ों को। तो अब देख लें कि माशाल्लाह विद इन फ्यू डेज ये भी चीज़ों को साथ साथ पिकअप कर रहे हैं। अब दूसरी बात आ जाती नोट्स की, तो बिल्कुल बेटा वो आपके जो अभी जो आपका ग्रुप क्रिएट होगा आपकी क्लास का, उसमें सारे नोट्स आपसे शेयर कर दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग सॉल्व्ड पास्ट पेपर, ठीक है। और इस तरह के जो जिस तरह ज्योग्राफी हमने सारी पढ़ी है, उसमें ये चीज़ें जो हमने लिखवाई हैं वो सब कुछ है। और इंशाल्लाह ये आपकी फुल प्रूफ प्रिपरेशन होगी इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए, अल्लाह के करम से इंशाल्लाह। और कोई सवाल आप लोगों का, कोई कंफ्यूजन? क्लास टाइमिंग बेटा आपकी यही होगी, 9:13 से नहीं नहीं, 9:15 से क्लास आपकी शुरू होती है। 9:15 से 10:15 ये क्लास टाइमिंग आपकी डेली हुआ करेगी। रिकॉर्डिंग बेटा आपको रोज जोन सी मिला करेगी। और टाइम टेबल आपके ग्रुप में आएगा। अभी आपके ग्रुप में वैसे टाइम टेबल आ गया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे सर ये आपका टाइम आज जो टेबल जो कल, जी जी आज जो लेक्चरशिप में आई हैं सीट्स, जी जी। उनमें एडवर्टाइजमेंट में मास्टर डिग्री मांगा है। मास्टर डिग्री हम्म, मीन एमफिल या 16 ईयर एजुकेशन? मास्टर डिग्री मीन 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। मतलब बीएस वाला क्वालिफाइड है? बीएस वाला क्वालिफाइड है। चलिए सर, शुक्रिया। तो और कोई सवाल? 80% जो 80% सब्जेक्ट रिलेटेड होता है
20% जो है वो दूसरा होता है पार्ट। चलें, शुक्रिया। सर ये जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये जो ले रहे हैं आप सर जी, ये जी जी कितने अरसे से? थोड़े से जी बेटा, इन्फॉर्मेशन 45 डेज का सेशन है आपका। ठीक है, आपकी क्लासेस आज आपकी पहली क्लास थी, कल आपकी इसी तरह फ्राइडे, ये आगे आपके सामने टाइम टेबल स्क्रीन पे मौजूद है। जी ठीक है, इसी सर। तरह वीकली टाइम टेबल आएगा, और सारे सब्जेक्ट जितने भी टीचर हमारे साथ अटैच हैं वो सारे इसी तरह हैं कि उनको टारगेट ये दिया गया कि रोज की क्लास कम से कम ऐसी हो कि बच्चे के 5 MCQs कवर हो रहे हैं जो पेपर में आने हैं। अगर ये फिर मास्टर डिग्री के लिए इक्विवेलेंस तो नहीं करवानी पड़ेगी बीएस की नहीं डिग्री? नहीं 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 नहीं, जो जनरली जो BS की डिग्री 4 ईयर की, उनको पता है उसको मास्टर ही कंसिडर करते हैं। चलो, अगर वो बस साथ लिख देना, अगर MS लिख दें या MPhil लिख दें, तो उसका मतलब होता है कि वो जो आपकी 18 साल एजुकेशन। अगर वो ये ना लिखें तो जो मास्टर जनरल मांगते हैं, तो वो जो आपकी ऑनर्स है दैट इज इक्वल टू मास्टर्स। जी, इक्विवेलेंस तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं नहीं, कोई HEC इक्विवेलेंस नहीं, कोई इक्विवेलेंस नहीं, जनरली वो उसी तरह कंसिडर वैसे किया जाता है। चलें सर, शुक्रिया। कोई सवाल और? समझ सर ये सबको आई लास्ट है? सर ये लास्ट वाला, सॉरी मैंने आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर। सर ये कि नो प्रॉब्लम। दोबारा बोलना बेटा, सर ये से आगे समझ नहीं आई। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस ऑनलाइन सेशन में मतलब इसमें 2-3 ही बच्चे हों तो भी क्लास लेंगे ना? जरूरी तो नहीं कि बहुत ज्यादा बच्चे हों तभी क्लास लें। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं। ठीक है ना, अभी हमारा सेशन में 2 3 का 5 के तो पहले एडमिशन हो चुके हैं, जिन्होंने फी भी सबमिट करवा दी है। तो अब 5 से आगे ही चलना है, 5 से पीछे नहीं आना। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है थैंक ना। यू सो मच। तो उसमें ये कि अब आप लोग 5 से आगे ही होंगे इंशाल्लाह। जो 10 12 होंगे उनकी क्लासेस चलती रहेंगी। थैंक यू हमारे सर। बेसिकली आप 34th बैच हैं बेटा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को तकरीबन 130+ स्टूडेंट वो हैं जो ये क्वालिफाई कर चुके हैं। कोई और सवाल नहीं जी? फीस बेटा, फीस मुझे वाकई याद नहीं होती, वो मिस बतूल आपको बताएंगी, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास मौजूद है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये लिखे हैं, जो कोऑर्डिनेटर आपसे कांटेक्ट करती हैं ग्रुप में। जी बेटा, कल क्लास होगी इंशाल्लाह। फी कंसेशन, फी कंसेशन बेटा मिस बतूल के पास जब आएगी तो फिर मेरे पास फॉरवर्ड होती है। वैसे स्कॉलरशिप भी होती हैं, और उसमें नीड बेस भी होती है, मेरिट बेस भी, वो कोई इशू नहीं, आप पढ़ने वाले बने। उसके अलावा एक और हमारा जो फीचर है वो फिर मैं मेंशन कर दूं, कि जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता आप हमारे साथ ही हैं। फीस आपने एक दफ़ा देनी है, उसके बाद रिवीजन करना चाहें। अब इसमें आपके इस बैच में भी हसन मेरे ख्याल से रिवीजन वाले हैं। हसन आप पुराने हैं ना? हसन है, हमजा है, हमजा महमूद। अब ये क्या होता है कि जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता, आप न्यू बैच में इनरोलमेंट करवाते हैं, और विदाउट एनी ट्यूशन फी, जस्ट इनरोलमेंट फी पे करके आप उस बैच को पूरा रिवाइज कर सकते हैं। हमजा आप पुराने हैं, आप क्या कहेंगे अपने ओपिनियन के बारे में? सर अल्हम्दुलिल्लाह 29th बैच के स्टूडेंट हूँ सर आपके, और अभी तक आपके साथ हूँ। माशाल्लाह, तो कुछ सीखने को मिल रहा है? बहुत बेहतरीन सर, मजा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। चलें गुड। पहले हमजा कुछ मेरे नहीं ख्याल, आता था, अब हमजा अल्हम्दुलिल्लाह कराची से है ना? काफी आता है। जी सर। हाँ। चलें जी, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, खुश रहें, आबाद और शाद रहें इंशाल्लाह। सी यू टुमारो। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर।